आज 22 अप्रैल है और आज के दिन हम सब लोग पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष इस प्रकार का आयोजन होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं भेजते हैं और ये काम ऐसा करते हैं जैसे कि मतलब हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जब पृथ्वी की बात आती कि आज पृथ्वी दिवस है, उसके पीछे का एक संदेश है कि आज पृथ्वी के बारे में कम से कम आज ये सोचें पृथ्वी दिवस हम क्यों मना रहे हैं। मित्र, आज हम भारत के लोग, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड का 2.4% है और विश्व की 18% पॉपुलेशन यहीं रहती है। 2.5% एरिया में वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन, ऐसी सिचुएशन और हम इस विषय को हंसी मजाक में ले जाएं तो उचित नहीं है। आज का विषय खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन के मूल में कृषि है और कृषि के मूल में धरती माता है। और जब धरती माता की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए, एक तो ऐसा है कि ये धरती है, ये हिंदुस्तान है, ये मेरी धरती है, मेरा ये नक्शा है, वो माँ नहीं है। माँ का मतलब है वो जिंदा है और उसमें इतनी सामर्थ्य है कि उस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, मनुष्य के रूप में और शेष जीवों के रूप में, माँ उन सब का पालन कर सके। माँ का वो स्वरूप जिससे माँ सब जीवों को पाल सके, उनको ऑक्सीजन दे सके, पानी दे सके और उनको भोजन दे सके। ऑक्सीजन भी शुद्ध हो, पानी भी शुद्ध हो और भोजन भी शुद्ध हो, ऐसा हम मनुष्यों को सोचना है। क्योंकि इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। तो आज का जो विषय है वो प्राकृतिक खेती का है। हमारे देश का किसान खेती करता है, 14 करोड़ किसान है और लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में खेती की जाती है। देखिए, 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, 14 करोड़ किसान हैं और 140 करोड़ जनसंख्या है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर विदाउट कंटामिनेटेड, जिसमें हैवी मेटल्स ना हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ऐसा भोजन मिल सके जिसमें केमिकल के अंश ना हो, अगर ऐसा हम सब लोग कर पाते हैं तो फिर हम ज्ञानी हैं, अन्यथा हम सब लोग अज्ञानी हैं। ये विषय मित्र हम देश के उन सभी किसानों को के लिए बोल रहे हैं जो खेती करते हैं और 90% किसानों की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। किसान कर्ज में डूबा है और लगभग 20,000 किसान प्रतिवर्ष देश में आज आत्महत्या करते हैं। यूँ तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी कृषि बहुत अच्छी हो गई है आज़ादी के बाद। आज़ादी के समय 1950 के दशक में हमारे देश में 60 मिलियन टन टोटल खाद्यान्न का उत्पादन होता था और आज ये खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके मैं 350 मिलियन टन से ज़्यादा ले गया हूँ। उत्पादन तो बढ़ा है, एक श्रेय जाता है विज्ञान को, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को, कि उत्पादन बढ़ा है और इतना बढ़ा है कि उसमें भी एक जो खराब स्थिति है वो ये है कि उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है और उसका मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है। एक घटना और घटी है कि हम खेती करते थे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो गेहूं का, चावल का, गन्ने का हिस्सा तो बहुत है, लेकिन दाल का और तेल का हिस्सा बहुत कम है। जैसे जैसे देश के किसानों को सिंचाई के साधन मिलते चले गए, वैसे वैसे दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें छोड़ करके लोग धान और गेहूं में आने लगे। एक चीज़ आपको और बता दूं, ये धान गेहूं की जो खेती है ना, हमको जहाँ तक लगता है
कि धान गेहूं का जो बोझ है हमारे देश पर, वो पूरे देश रूपी जहाज को डुबो देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का जो दोहन है वो धान और गेहूं में होता है। बेसिकली धान उन इलाकों की फसल हुआ करती थी जहां बारिश ज़्यादा होती है, लो लैंड एरिया है और पानी भर जाता है। मैंने ज़मीन से पानी निकाल के धान की सिंचाई अगर करनी पड़ती है तो ये ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार गेहूं के बारे में, जहाँ नहरी क्षेत्र है, नहरों से पानी मिल जाता है, वहाँ तो गेहूं बोना चाहिए, लेकिन 180 फुट नीचे से और 300 फुट नीचे से पानी निकाल करके गेहूं की खेती करना ठीक नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। मेरे मरने के बाद भी यहाँ अनादि अनादि पीढ़ियाँ आएंगी, जाएंगी, जिएंगी, उनके बारे में भी सोचना है। आज की आधुनिक कृषि प्रणाली और आधुनिक जो लाइफ स्टाइल है वो अज्ञानता से पूरी भरी हुई है। हमें ये कल के आने वाली पीढ़ियों की बिल्कुल चिंता नहीं है। जैसे पानी के बारे में अगर सोचते हैं हम, तो देश के करीब करीब 35-40% हिस्से में अभी अप्रैल में टैंकर से पानी सप्लाई होना शुरू हो गया, और देश का 70% हिस्सा ऐसा है जहां पानी की एक्चुअल में कमी है। लोग चिंता भी करते हैं, टीवी में अखबार की खबरें भी हैं कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है, पानी को लेकर के हो जाए, और होना ही है। एक तो चैलेंज ये है। तो हम ये कहते हैं कि जब हम खेती कहते हैं तो खेती के साथ मैं कहता हूँ कृषि एक ज्ञान का विषय है, कृषि एक संस्कृति है, कृषि एक धर्म है। कृषि मनुष्य का वह कर्तव्य है जिसमें मनुष्यता इस धरती पर बरकरार रहेगी। तो आज मैंने लिखा है कि प्राकृतिक खेती का विषय, और प्राकृतिक खेती में क्या देखना है मित्र। जैसे मैंने बोला, किसान देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अलग अलग प्रकार की खेती करता है, और हर फसल में उसको अलग अलग प्रकार की समस्याएं कितनी देखना, फसल की ग्रोथ को लेकर के एक समस्या है कि सब फसल ग्रो नहीं कर रही। कई बार फसल ग्रोथ तो कर रही लेकिन उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसमें बीमारियां हैं, उसमें नाना प्रकार के इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, उसमें खरपतवार की समस्या है। किसान इन समस्याओं को लेकर के जेब में पैसा डाल के बाजार जाता है, तो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वो इनपुट में डाल करके आता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देश का 90% 85% किसान जो है कर्जदार है। क्यों? उसकी जितनी भी आमदनी होती है वो मैक्सिमम आमदनी का हिस्सा वो बाजार में निवेश खरीदने में चला जाता है। हकीकत में खेती में किसी निवेश की ज़रूरत ही नहीं है। खेती में अगर कोई निवेश है तो अपना दिमाग है, दूसरा है श्रम। जो व्यक्ति श्रम करना जानता है और अपने दिमाग से श्रम करता है तो उसको किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है, और वही उत्तम किसान कहलाता है। आज कृषि तकनीकियों ने जाने अनजाने किसान को ऐसे लगो जैसे हाईजैक कर लिया हो। किसान पूर्ण रूप से डिपेंड हो गया है फर्टिलाइजर पर, उन्नतशील बीज पर, हाइब्रिड सीड पर, पेस्टिसाइड पर, कृषि यंत्र पर, बोरिंग पर। कल्पना करिए कि हम तो सीधा सीधा ऐसे देखते हैं, 100 साल पहले ना नहरें थीं, ना बोरिंग था, ना फर्टिलाइजर था, ना कोई पेस्टिसाइड था, ना कोई कृषि यंत्र था। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि 100 साल पहले कुछ भी नहीं था और हम सुखी थे, तो एक जो इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, यानी जिनकी दुकानदारी की फर्टिलाइजर बिके, पेस्टिसाइड बिके, कृषि यंत्र बिके, हाइब्रिड सीड बिके, वो लोग कहते हैं कि सचान साहब देश भूखों मरता था। तो 1950 के दशक में एक ऐसा था कि भूखों मरता था। लोग कहते हैं, हकीकत पता नहीं, और आज भी ऐसा है कि लोग भूखों मरते हैं। अगर फ्री का अनाज न मिले तो आज भी लोग भूखों मरते हैं। तो ये इस पर तो हमें विश्वास बहुत है नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं मित्र। 17वीं शताब्दी में चलें तो विदेशी इतिहासकार हैं, कुछ आर्थिक इतिहासकार हैं, तो उन्होंने कहा है कि 1917वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न अकेले पैदा करता था। भारत को पुरोहित राष्ट्र कहते थे।
और भारत साहूकार कंट्री था, यानी कि हम दुनिया भर को कर्ज भी बांटते थे। एक ऐसी स्थिति थी ठीक आज के 300 साल पहले। तो ये कहना कि हमारा देश निकृष्ट था, निकम्मा था, बिल्कुल अज्ञानी थे, यहाँ की खेती बर्बाद थी, हम कुछ जानते नहीं थे, नहीं। ब्रिटिश हुकूमत में ये सब कहानी रची गई। देश का किसान कैसे बर्बाद हो सकता है, इसका पूरा प्रायोजित एक एजेंडा था। मैकेनाइजेशन उसी का भाग है, फिर हाई यील्डिंग वैरायटियाँ उसी का भाग हैं, गेहूं और धान को का एरिया कैसे बढ़ाया जाए ये भी उसी का हिस्सा है। यानी एक साजिश के तहत हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे वीक किया जाएगा, मेरी बायोडाइवर्सिटी को कैसे नष्ट किया जाएगा, मेरे पानी का दोहन कैसे होगा, ताकि एक दिन ऐसा आए कि देश का किसान असहाय हो जाए, मजबूर हो जाए और सरेंडर कर जाए। मैं विनोद कुमार सचान एक ही चीज़ किसान भाइयों से कहता हूँ, देखिए खेती में 3 बातें हैं। हम कोई भी बीज बोएंगे तो ज़मीन पर बोएंगे। जैसे मैंने बोला ना, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? मैंने एक ज़मीन पर बीज बोया, गेहूं का या धान का या गन्ने का, वो फसल ग्रो नहीं कर रही, यानी कि उसकी बढ़वार जैसी होनी चाहिए, नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, इसका पैमाना है कि इस जमीन में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। मतलब 1% से अधिक ह्यूमस जब होगा तो आप कोई भी क्रॉप बोले ना, क्रॉप में वेजिटेटिव ग्रोथ को लेकर के आपको कोई समस्या नहीं दिखाई देगी। तो ह्यूमस आज है कितना? आज है 0.3%। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, ह्यूमस क्या है, कैसे बनता है। दूसरी चीज है जलवायु। चूंकि कोई भी क्रॉप होगी, वो सॉइल से उसके पोषण की जो कहानी है वो ओनली 5% है। अगर किसी खेत से हम 50 क्विंटल टोटल ड्राई यील्ड लेते हैं तो 50 क्विंटल में 2.5 क्विंटल हिस्सा तो प्लांट ने सॉइल से लिया है। शेष 47.5 क्विंटल जो हिस्सा है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी जलवायु से लिया है। जो क्रॉप 50 क्विंटल ड्राई यील्ड दिया है, उसको 2.5 क्विंटल हिस्सा मिलना चाहिए था सॉइल से, लेकिन कई बार जब इतना % ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो वो 2.5 क्विंटल भी उसको नहीं मिल पाता, इसलिए क्रॉप वीक होती है। फिर मुझे ऊपर से फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है। ये जो ह्यूमस शब्द है, इसमें नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु हैं। इनके बारे में मैंने कहा कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। ये मनुष्य ने बोला है, अदरवाइज नेचर में नेगेटिव पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं है। नेगेटिव ना होगा तो पॉजिटिव की वर्किंग खराब हो जाएगी, इसलिए नेचर का नियम है कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें ऐसी हैं जो बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन मैंने उसको बोल दिया ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और आज की तारीख में चूँकि पेस्टिसाइड का, जैसे मैंने बोला क्रॉप ग्रोथ नहीं कर रही थी इसलिए फर्टिलाइजर डाला, और फिर क्रॉप में कोई बीमारी लगी तो मैंने पेस्टिसाइड डाला, इंसेक्ट लगा तो इंसेक्टिसाइड डाला, और खरपतवार हुए तो वीडीसाइड डाला। तो क्या हुआ? मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव प्रभावित हुए, काफ़ी अधिक मात्रा में नष्ट हुए। अब उसकी वजह से डिजीज एक कंटिन्यू प्रॉब्लम बन गई। चूँकि डिजीज को जो कंट्रोल करता था, सॉइल बोर्ड डिजीज को, वो यहीं कोई पैथोजन थे जो नेगेटिव पैथोजन को कंट्रोल करते थे, लेकिन हमने इसको पूरा नष्ट कर दिया। दूसरी चीज़ मैंने बोला जलवायु। जैसे किसी भी ज़मीन में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए, ऐसे किसी भी एरिया में, किसी भी देश में, प्रदेश में, ज़िले में, गांव में कम से कम 5% एरिया में
सरफेस वाटर, सतही जल होना चाहिए, और कम से कम 25% एरिया में जंगल होना चाहिए। देखिए, अब ये जल है और ये जंगल से वायु बनती है। अब हमारे देश में एवरेज जो है ना 7% फॉरेस्ट बचा है, लिप फॉरेस्ट एरिया तो ज़्यादा हो सकता है लेकिन जंगल नहीं है। जंगल का मतलब होता है कि डेंस पॉपुलेशन है प्लांट की, पूरी मतलब पूरा ढका हुआ धरती। ऐसा एरिया 25% होगा और हर गांव में 5% एरिया में जब जलाशय होंगे तो मेरा क्लाइमेट, जैसे आज की तारीख में नहीं कहते क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है। ये हमारे द्वारा जो किया गया जो गुनाह है वो है कि मैंने जलाशयों में पट्टे करके कब्जे करके मकान बना लिए और जंगल को काट दिया, खेत की मेड़ों के पेड़ भी मैंने काट लिए। इसके कारण जलवायु प्रभावित हुई और जलवायु परिवर्तन का खतरा है। तो मैंने बोला कि ज़मीन में, चूँकि ज़मीन में पोषक तत्वों का, ह्यूमस की कमी थी, तो ज़मीन से भी पोषण कम मिल रहा था और क्लाइमेट के चेंज होने से जो 95% जो भोजन फसल को बनाना था, एनर्जी लेना था, तो वहाँ चूँकि चेंजेज आ चुके हैं, इम्बैलेंस वहाँ भी है, तो क्रॉप वो 95% वहाँ से भी नहीं बना पाती, इसलिए हमको फसलों की उपज कम मिलती है। मित्र, तीसरी चीज़ है ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैसे आज इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन हम भूल गए ये भगवान की धरती है, भगवान ने इस धरती पर मनुष्य को जीने की एक व्यवस्था बनाई हुई है। हम उस व्यवस्था को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज इंसान ने सोचा ये धरती मेरी है और हमको इसमें जीना है, हमको इसको लूटना है, हमको इसमें अनाज उगाना है, अपने लिए करना है। मैंने बोला ये माँ है, माँ का काम है सबको पालना, इंसान को भी पालेगी, जानवरों को भी पालेगी, पक्षियों को भी पालेगी, और ज़मीन में रहने वाले कुछ जीव रहते हैं उनको भी पालेगी, जलचर को भी पालेगी। आज हमने जल ख़त्म कर दिया तो जलाशय, सरफेस वाटर ख़त्म हुआ तो जलचर ख़त्म हुए, जंगल ख़त्म हुए तो नभचर ख़त्म हुए, और धरती में ह्यूमस की मात्रा कम हुई, उसके साथ अनाचार दुराचार किया, मैकेनाइजेशन आया, फर्टिलाइजर डाले, पेस्टिसाइड डाले, तो धरती में रहने वाले जीव जंतु भी खत्म हो गए। अब आप कल्पना करिए मित्र कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि नाना प्रकार के कीट, पक्षी, पशु, सूक्ष्म जीव, ये सब मैंने आधुनिक कृषि तकनीकी में, आधुनिक जीवन शैली के चलते ये सब चीज़ों को मैंने नष्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि ये कीट, जैसे मधुमक्खी है और तितली है, कीट है, हम एक कीट को मार रहे थे और उस कीट को जिसको मार रहे थे वो तो नहीं मरा, लेकिन ये मधुमक्खी और तितली मर गई। अब हमको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोनी है, तो पॉलिनेशन की क्रिया कौन करेगा? तो खेती क्या है? खेती एक समझ का विषय है, और खेती, फिर बता दूं, खेती पूर्ण रूप से प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है, और मनुष्य चूंकि परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, तो भगवान की जब पूजा का विषय आता है तो मनुष्य की ड्यूटी है कि ये व्यवस्था किसकी थी? जमीन किसकी है? भगवान की। जलवायु किसकी है? भगवान का। ये पूरी माया किसकी है? भगवान की। तो जो व्यक्ति पूजा करता है, पूजा का मतलब है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करे, सरफेस वाटर को कैसे बढ़ाए, जंगल को कैसे बनाए रखे। अगर मैंने ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया, सरफेस वाटर को बढ़ा दिया, जंगल लगा दिए, तो ये जो नीचे बायोडाइवर्सिटी है ना, ये आपका काम नहीं है, ये स्वतः ठीक हो जाती है। अच्छा, बहुत बड़ा तालाब हो, उसमें जलचर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जंगल हो, पक्षी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़मीन अच्छी हो, उसमें सांप, बिच्छी, चींटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो ही नहीं सकता।
लेकिन मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ला के डालूँ, पक्षी पालूँ, मछली ऐसा कुछ करूँ कि ये चीज़ें मैं पैदा करूँ, नहीं कर सकता। हमारे 3 काम हैं कि धरती को और जंगल को और पानी की पूजा करना। प्राकृतिक खेती में जिस किसान ने अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा लिया, बस वो जीत गया। क्योंकि मैंने बोला इस ज़मीन में मैं 1% से अधिक जब ह्यूमस हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कहा गया एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। ठीक है ना। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। फर्टिलिटी हमारा उद्देश्य क्या, मैं कई बार कहता हूँ, चूँकि आज पृथ्वी दिवस है तो पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये एक स्पेशल आपको चीज़ बता रहा हूँ। हमें करना क्या, हमको इस ज़मीन को, धरती की उर्वरता को सुधारना है। तो देखिए आप मित्र, 1 हेक्टेयर जो खेत है इसका क्षेत्रफल होता है 10,000 वर्ग मीटर। इसकी 6 इंच की मिट्टी में मैं खेती करता हूँ। अगर 6 इंच की मिट्टी का वजन तौला जाए स्क्रैप करके तो उसका वजन होता है 20,000 कुंटल। अब यहां मैंने लिखा था 1% ह्यूमस होना चाहिए। 1% ह्यूमस का मतलब है यहां पर 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। अब ह्यूमस क्या शब्द है मित्र? ह्यूमस एक वो पदार्थ है कि जिसमें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कि फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, खरपतवारों के अवशेष। ये कार्बनिक पदार्थ जब नमी की दशा में रहता है, खेत में नमी मॉइस्चर होता है और ये सड़ता गलता है तो फिर ये ब्लैक कलर को प्राप्त होता है। यानी आप कार्बनिक पदार्थ देखेंगे जैसे गोबर जो है हरे रंग का होता है, मतलब पीले पीले रंग का, हरे पीले के बीच का होता है। सूखे हुए पत्ते भी सफ़ेद होते हैं या पीले होते हैं या ग्रीन होते हैं। ये पदार्थ जब ब्लैक कलर को प्राप्त होता है, थोड़ा सा कालीमा आती तो उसको कहते हैं कार्बन। किसी भी खेत में कार्बनिक पदार्थ कंटिन्यू चलेगा, कार्बन भी कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं होता कि पूरा कार्बनिक पदार्थ वन टाइम में कार्बन में कन्वर्ट हो जाए, एक स्लो प्रोसेस है। तो कार्बन होता है। कार्बन जहाँ होता है, कार्बन जीवों का, सूक्ष्म जीवों का भोजन है, तो सूक्ष्म जीव होते हैं। और जहाँ सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी लाइफ साइकिल चूँकि 12 घंटे की है, 10 घंटे की है, 24 घंटे की, तो इनकी डेड सेल भी होती हैं, यानी मृत सेल। ये 4 चीज़ों का जो कंपोजिशन है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ये चारों चीज़ों खेत में कंटिन्यू चलनी चाहिए और नेचुरल रूप से चलती हैं। तो जब ये चारों चीज़ें होती हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ कि एक होता है CN रेशियो। CN, आप सब लोगों ने, बहुत सारे क्योंकि पढ़े लिखे किसान हैं तो CN रेशियो के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं ये होना कितना चाहिए, 10:1। आज किसी से पूछोगे CN रेशियो कितना रह गया तो बोले 26:1। अब यहाँ पर देखिए ये 200 कुंटल हमारे खेत में कार्बन, ये कार्बनिक पदार्थ नहीं, कार्बन, ये 200 कुंटल अगर कार्बन हमारे खेत में हमको करना है तो हमको करीब करीब 350 कुंटल कार्बनिक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। अभी जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो कहते हैं आपके खेत में जीवांश कार्बन है 0.3, ये तो हुआ 1% की स्थिति में। और जब 0.3 है उसका मतलब हुआ 60 कुंटल। अब 60 कुंटल अगर किसी ज़मीन में कार्बन है और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसमें जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु ठीक है,
तो मित्र 60 कुंटल से 6 कुंटल 10:1 साल भर में 6 कुंटल एनर्जी हमको प्राप्त हो सकती है। यानी 6 कुंटल जीव द्रव्य, ये जो मृत सेल है ना, यही कायदे से फसलों का भोजन है। कोई भी फसल ना तो सूक्ष्म जीव को इंटेक कर सकती है, ना कार्बन को इंटेक कर सकती है, ना कार्बनिक पदार्थ को इंटेक कर सकती है। एक प्रोसेस है, कार्बनिक पदार्थ टूटेगा कार्बन में, कार्बन को फिर माइक्रोब्स आएंगे, वो अपना शिकार बनाएंगे, फिर सूक्ष्म जीव मरेंगे। तो जो डेड सेल हैं ये नैनो पार्टिकल्स हैं। प्लांट की जो जड़ है ना, वो माइक्रो और मैक्रो पार्टिकल इंटेक नहीं कर सकती। वो वही चीज़ इंटेक करती जो पानी में सॉल्युबल है, और पानी में सदैव वही चीज़ सॉल्युबल है जो नैनो फॉर्म में है। तो सीधा सीधा है। तो प्लांट का भोजन क्या हुआ? ये डेड सेल। अब जब हमने पेस्टिसाइड डाल के सूक्ष्म जीव मार डाले, तो जब जीव ही नहीं है तो ये डेड सेल कहाँ से आएंगी? इसीलिए कहा गया है कि ये रेशियो हो गया 26:1। और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक संख्या में होते तो इनका रेशियो होता 10:1। यानी कि हमको पोषण फसलों को मिल रहा है बिना फर्टिलाइजर डाले। लेकिन अभी ज़मीन में चूँकि 60 कुंटल है, तो 60 कुंटल से मिलेगा हमको 6 कुंटल एनुअली। और अगर 200 कुंटल होगा तो हमको एनुअली मिलने वाला 20 कुंटल। कहाँ 6 कुंटल, कहाँ 20 कुंटल। एक प्रश्न आता है आज की तारीख में, बहुत सारे लोग जो पेस्टिसाइड के फॉलोवर हैं, मतलब उसके पैरोकारी करते हैं, फर्टिलाइजर की पैरोकारी करते हैं, कृषि यंत्रों की पैरोकारी करते हैं, हाइब्रिड बीज की पैरोकारी करते हैं, वो सोचते हैं देश का किसान इस विषय को समझने ही ना पाए ताकि मेरी दुकानदारी ऐसी आराम से चलती रहे। मैं क्या चाहता हूँ मित्र कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये व्यवस्था जिंदा रहनी चाहिए। और जैसे ये व्यवस्था जिंदा रहेगी तो किसान को किसी भी इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसान भी लालच में आकर के इस व्यवस्था को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में कि इतना फर्टिलाइजर, ये मैकेनाइजेशन, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप है। अब जो लोग ये कह देते हैं कि जैसे अभी प्राकृतिक खेती का विषय आया, तो 2 साल पहले लोगों ने कहा कि अगर प्राकृतिक खेती देश करेगा तो श्रीलंका जैसा हाल होगा। श्रीलंका में तो कोई प्राकृतिक खेती जानता ही नहीं था। श्रीलंका में केवल मनी की क्राइसिस थी, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण उन्होंने जो फर्टिलाइज़र आयात करना था वो नहीं कर पाए, इसलिए वो नेचुरली किसान फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाया और उसका खाद्यान्न उत्पादन गिरा। ऐसा नहीं कि नेचुरल फार्मिंग वहाँ किसी ने शुरू किया। तो लोग ऐसे ही चुटकुलेबाजी करते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती की गई ना तो 140 करोड़ आबादी को भोजन नहीं मिलेगा। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ देखिए आपके सामने बिल्कुल साफ साफ रखा है। ये ज़मीन में अगर 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है और मैं केमिकल बंद करता हूँ तो निश्चित है कि भोजन नहीं मिलेगा। प्राकृतिक खेती में ये कहाँ कौन कह रहा है कि फर्टिलाइजर बंद करना? मैं तो प्राकृतिक खेती में कहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको 1% करना है, 1% करना है। 1% करते हैं, जैसे ही करने की कोशिश करेंगे, उसी का नाम प्राकृतिक खेती, और तभी मेरा पृथ्वी दिवस का सपना साकार होने वाला है। धरती के वैभव को सजाना है। कैसे सजेगी? जब इसमें हम ह्यूमस की मात्रा 1% कर देंगे। देखना, जैसे अभी 60 कुंटल ह्यूमस है, तो चूंकि भोजन हमको साल भर में 6 कुंटल ही रिलीज हो रहा है, और वो भी कब? जब सूक्ष्म जीवाणु होंगे तब। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये नहीं है, तभी तो जीवामृत का विषय है। ये नहीं है, ये तो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार डाले हैं। अगर यही होते ना, कम से कम तो भी 6 कुंटल जमीन रिलीज करती भोजन। अभी तो ये भी नहीं है। और मैं कहता हूँ ये हो जाए,
और मैं थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ बढ़ा दूं और सिचुएशन यहाँ आ जाए, तो जो आज तो लोग 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी की वैरायटी गेहूं की बोते हैं, लेकिन किसान के खेत में तो 30 कुंटल निकलता है। इसी प्रकार 80 कुंटल का धान बोते हैं, किसान के खेत में 35 कुंटल निकलता है। चना जो है 25-30 कुंटल वाला बोते हैं, लेकिन किसान तो 10 कुंटल काटता है। ये क्यों? हम 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्षमता का गेहूं का बीज बोएं और खेत में सब पानी लगाएं, पूरा यूरिया DAP दें, समय से बुआई करें, तो फिर हमको 34 और 30 कुंटल क्यों मिला? क्योंकि सॉइल वो जो रिलीज करना था वो रिलीज नहीं कर पा रही है और पूरी रूप से नाइट्रोजन फास्फेट पर डिपेंडेंसी, वो गेहूं की फसल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पर डिपेंड है। आप कल्पना करिए कि अगर मैंने 200 कुंटल यहाँ कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तभी इतना रिलीज होगा। दो चीज़ें हो गई, कार्बनिक पदार्थ जैसे जीवांश कार्बन, जीवांश, यही टेस्टिंग होती है आज की तारीख में 0.3। फैक्ट ये है मित्र, मैंने कार्बन का टेस्ट किया, जीवांश का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। जीवांश अगर होता 0.3, मतलब इसमें कंप्लीट सफिशियंट जीवांश होता ना, तो भी मुझे फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती या कम पड़ती। लेकिन चूंकि ये तो है नहीं, केवल कार्बन है 0.3, यहाँ बताइए मैंने मार दिए, तो प्रॉब्लम इसलिए है। तो जैसे लोग कहते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती की गई तो देश भूखों मरेगा, कतई नहीं मरेगा। प्राकृतिक खेती की गई तो देश यूरिया DAP पोटास जिंक सल्फर के उससे बच जाएगा, हर प्रकार के फंजीसाइड से बच जाएगा, और भोजन का जो स्वाद होगा बेहतरीन होगा, भोजन की जो पौष्टिकता होगी बहुत खूबसूरत होगी, और खाद्यान्न मेरा और बढ़ सकता है। उत्पादन 200 करोड़ आबादी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है मित्र? पृथ्वी दिवस के दिन हमको केवल ये सोचना है, मैं अधिकांश बात करता हूँ प्राकृतिक खेती, मुझको धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। तो क्या करना, क्या हमको? अब हमने सोचा कि धरती की फर्टिलिटी कोई जादू की तरह बढ़ा देंगे, नहीं। क्योंकि मैंने कहा ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ, मैंने प्रारंभ में कहा जब ये नमी की दशा में रहेगा, इसमें नमी होगी, तब ये कार्बन में चेंज होगा। अभी तो ड्राई खेत है, नमी है ही नहीं, कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ जड़ तना पत्ती के रूप में, तो कार्बन में कन्वर्टर नहीं होगा। दूसरा वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि खेत की मेड़, खेत की मेड़ बंदी बहुत जरूरी है। कारण क्या, मैं नमी की बात कर रहा हूं कि नमी कैसे आएगी। तो नमी कहां से आती है? नमी आती है वर्षा के पानी से। नमी के कितने रूप हैं? जैसे मैं कहूं वर्षा का पानी ही नमी पैदा कर देगा, नहीं। लेकिन प्रारंभ यहीं से होगा। पहले हम वर्षा का पानी रोकेंगे खेत की मेड़ बना करके। दूसरा क्या करेंगे, मेड़ों पर पेड़, वृक्ष। ये वृक्ष से वर्षा ज़्यादा होगी, वृक्ष से जमीन की बायोडाइवर्सिटी सुधरेगी, वृक्ष से मैंने कहा कि जंगल में चिड़ियाँ रहेंगी, और वृक्ष से आपको बहुत कुछ मिलेगा अनगिनत। अगर वृक्ष के लाभ गिनाए जाएं तो शायद दिन भर लगेगा, गिनाए नहीं जा सकते। खेत की मेड़ बनाएंगे, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाएंगे। दूसरा मित्र, अगर मेरे पास ग्राउंड वाटर लेवल, जमीन में भूगर्भ जल 200 फुट पर है, तो मुझे धान, गेहूं, गन्ना ऐसी फसलों से बचने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बोला प्राकृतिक खेती हम आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं, धरती माता को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर 200 फुट से पानी निकाल के मैं धान, गेहूं, गन्ना बोता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे तो यहाँ मतलब घुट घुट करके मरने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि पानी ही नहीं होगा। अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है, तो भी मुझे धान, गन्ना, गेहूं जैसी तो हाई फीडिंग क्रॉप नहीं बोनी, क्योंकि
इतने कम ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू में मैं धान गन्ना गेहूं की खेती करूंगा, फसल निश्चित उसकी आप ग्रोथ नहीं आएगी और फिर आप फर्टिलाइजर डालने के लिए मजबूर होंगे। मित्र देखो, आज का जो वक्त है वो लालच को छोड़ना है। बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला, हम तो बुजुर्गों की बात को मानते हैं। बुजुर्ग कह गए हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बेशक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कहीं कोई कीड़ा लगा है, लगने दो ना, क्या दिक्कत है। उस कीड़े की कहीं खेती अलग से होती है क्या? लेकिन हाँ, अगर मैं समझदार बना तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको जंगल ले चलता हूँ। क्योंकि मैं इतनी बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली अनुभव किया है, जा कर के देखा है कि जंगल में क्या कारण है। देखिए आप, ये खेत है किसान का, यहाँ ढेर सारी प्रॉब्लम है, और ये फॉरेस्ट एरिया है, ये जंगल है। यहाँ आप कुछ भी बोते हैं तो देखिए आप सिंचाई करना पड़ता है। यहाँ कुछ भी बोते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उर्वरक डालने पड़ते हैं। यहाँ रोग लगते हैं तो फफूंदनाशक डालने पड़ते हैं। यहाँ कीड़ा लगता है तो कीटनाशक आप डालते हैं। जंगल में क्या है, यहाँ केवल 2 या 3 फसलें हैं किसान के खेत में। जंगल में 5-10 प्रकार के तो वृक्ष हैं, 5 से 10 प्रकार की झाड़ियाँ हैं, उनके नीचे 15 से 20 प्रकार की घासें हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं। ग्रासेस को मैं वीड्स कहता हूँ। आप एक चीज़ बताइए, आप किसी देश के किसी भी जंगल में चले जाएं, क्या वहाँ किसी वृक्ष को कोई पानी देता है, या वहाँ किसी वृक्ष वनस्पति को कोई फर्टिलाइजर डालता है, या वहाँ किसी भी वृक्ष वनस्पति या ग्रासेस में कोई बीमारी लगती है, या वहाँ किसी वृक्ष वनस्पति झाड़ियाँ में कोई कीट लगता है? आप जा कर के देख लीजिए, चैलेंज देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ निगेटिव पैथोजन नहीं है या वहाँ इंसेक्ट नहीं हैं, बट वहाँ निगेटिव पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। वहाँ ऐसे इंसेक्ट जो फसल की पत्ती को काट करके खा सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ दूसरे भी इंसेक्ट हैं। यानी एक प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे मैंने बोला कि वहाँ की भूमि की फर्टिलिटी अच्छी है, वहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। इस जंगल में भूमि की सॉइल की फर्टिलिटी, चूँकि यहाँ तो 2% से ज़्यादा ह्यूमस है, 2% से अधिक ह्यूमस है, यहाँ 0.3 है। जहाँ 2% से अधिक ह्यूमस होगा तो ह्यूमस के कितने रोल हैं मालूम है आपको? ह्यूमस पौधों को पर्याप्त भोजन दे सकता है। ह्यूमस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इतना स्ट्रांग कर सकता है कि आपको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमस में ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो नेगेटिव पैथोजन को जन्म नहीं लेने देते। ह्यूमस में इतना रोल है, इतनी ताकत है कि जो भी आप क्रॉप का अन्न या फल या सब्जी उगाएंगे उसकी टेस्ट वैल्यू को बढ़ाता है। ह्यूमस में सारे पौष्टिक तत्व हैं, यानी हर खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता बहुत बेहतरीन है। मित्र, अगर मैं धरती की पृथ्वी दिवस के रूप में आज मैं धरती माँ को समझ जाऊँ, धरती माँ की कोख को उर्वर बनाने के लिए थोड़े से प्रयास करूँ, तो 5 साल 10 साल के बाद मेरी आने वाली पूरी जनरेशन सुधर जाएगी। कोई बीमारी नहीं होगा इस संसार में। बीमारी एक्चुअल संसार में है ही नहीं, न पशुओं की बीमारी, न फसलों की बीमारी, न इंसान की बीमारी। बीमारी तो देखिए ना, जंगल में चले जाइए, किसी भी पशु को कोई बीमारी नहीं है। जंगल के आसपास जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं है। और यहाँ जहाँ मैं खेती करता हूँ, जहाँ मैं वैज्ञानिक बन गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा बन गया हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ का खेत बीमार, फसल बीमार, पशु बीमार, इंसान बीमार, यहाँ कोई बीमार नहीं। क्यों? यहाँ प्रकृति का स्वरूप जिंदा है,
फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी है, जलवायु अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। और जहाँ भूमि की फर्टिलिटी वीक हो गई, जलवायु वीक हो गई, बायोडाइवर्सिटी वीक हो गई, तो क्या है? कभी कल्पना करना, परमात्मा ने, भगवान ने इतनी खूबसूरत रचना, इतनी खूबसूरत धरती, इतना जलाशय, इतनी नदियाँ, इतने झरने, इतने पहाड़, इतने प्रकार के जीव जंतु क्यों बनाए थे? हम सबका कर्तव्य है कि हमारा जो धर्म है ना एक्चुअल मनुष्य का, वो यही है कि भगवान की व्यवस्था को जैसा होना चाहिए वैसे बना करके रखें, उसकी व्यवस्था को नष्ट ना करें। लेकिन मुझे कागज़ का नोट पसंद है, और कागज़ का नोट प्राप्त करने की जुगाड़ में मैंने ये भी नहीं देखा कि इसने मुझको कितनी क्षति पहुंचाई। जैसे मैंने कहा था कि देश की नीतियां कहती हैं कि मैंने देश में खाद्यान्न का उत्पादन 6 गुना ज़्यादा बढ़ाया, तो मैं कह रहा हूँ 6 गुना ज़्यादा उत्पादन बेशक बढ़ाया, लेकिन 60 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए। आज कितने लोग डायबिटीज के और बीपी के और कैंसर के मरीज हैं। आज आपस में कितना लड़ाई झगड़ा, कलह, दंगा फसाद मचा हुआ है। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कब किसके साथ क्या हैपनिंग होगी कुछ पता नहीं। क्यों? जब भगवान की व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है ना, जब भगवान की व्यवस्था चरमराती है ना, मेरी 4 पाई टूट जाएगी तो मुझे तो नीचे गिरना है। तो ये तो वो व्यवस्था थी जो आपको थाम के रखे हुए है, लेकिन हम इसी व्यवस्था को चोट करते हैं चंद पैसों के लालच में। मैं सभी किसानों से अपील करता हूँ कि ये लालच छोड़ दें। नमस्कार।